1 जनवरी 2003 को नए साल की दहलीज पर कुछ अप्रत्याशित हुआ। अपराध के सबूत एक कंक्रीट के जल निकासी नाले में पाए गए। लड़की लगभग 19 साल की थी और जल्द ही पता चला कि वह कैलिफोर्निया के फिल्मोर की वैलेरी जवाला विल्सन थी। इस खोज ने स्थानीय समुदाय को चौंका दिया। वैलेरी जवाला विल्सन का जन्म 20 अगस्त 1983 को सांता पाउला, कैलिफोर्निया में हुआ था। वह केविन और मिशेल जवाला की सबसे बड़ी संतान थी। समय के साथ उसे छोटी बहनें जेसिका और क्रिस्टीन और एक भाई केविन मिला। छोटे केविन के जन्म के कुछ साल बाद जवाला परिवार फिल्मोर में स्थानांतरित हो गया। वैलेरी ने स्कूल में उत्कृष्टता के साथ स्नातक किया और सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में मानविकी का अध्ययन किया, जिसका सपना प्राथमिक स्कूल शिक्षक बनने का था। शीतकालीन अवकाश के दौरान 2002 में वैलेरी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए घर लौट आई। शाम में उसने अपनी बहन जेसिका और मां मिशेल के साथ बातचीत करते हुए और घर को त्योहारों के लिए सजाते हुए बिताई। नए साल की पूर्व संध्या पर उसने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में मिलने की योजना बनाई, जिसका आयोजन उसकी दोस्त डेनिस रेटाडू ने किया था। दुर्भाग्यवश फिल्मोर में आमतौर पर कम अपराध दर के बावजूद इस घटना ने स्थानीय अधिकारियों और समुदाय को उत्तर खोजने पर मजबूर कर दिया। नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2002 को वैलेरी ने नियत समय पर एक पार्टी में भाग लिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उस रात वैलेरी को आखिरी बार देखा गया था। 1 जनवरी 2003 की सुबह उसकी मां ने देखा कि उसकी बेटी घर नहीं लौटी थी। सभी परिचितों से संपर्क करने के असफल प्रयासों के बाद परिवार ने वेंटुरा काउंटी पुलिस के पास उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यद्यपि उसके अंतिम मिलन से कम 24 घंटे बीत चुके थे, मिशेल को यकीन था कि कुछ असामान्य हुआ है। उसी दिन लगभग 10 बजे सुबह एक और घटना घटी। एक युवा व्यक्ति जो अपने घर का रास्ता छोटा करना चाहता था, एक संकरी पगडंडी चुनी। जब एक कार गुजरी तो उसे किनारे जाना पड़ा और उसने एक कंक्रीट के जल निकासी नाले में अपराध के सबूत पाए, जो स्पष्ट रूप से पुलिस के लिए रुचिकर थे। उसने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। जब जांचकर्ता पहुंचे तो उनकी आशंकाएं सच साबित हुईं। पता चला कि वह वैलेरी जवाला थी। वैलेरी के मिलने की परिस्थितियां परेशान करने वाली थीं और जो उसने अनुभव किया था उसका अंदाजा लगाती थीं। यह मामला वेंटुरा काउंटी पुलिस के जांचकर्ता मेलिसा स्मिथ और बिल आयूब और पुलिस प्रमुख जोस रिवेरा के नेतृत्व में रखा गया था। दुर्घटना स्थल पर ताजा और साफ सुथरे निशान मिले, जो जांचकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर गए कि यह घटना नए साल की रात को हुई थी। इसे लड़की के साफ सुथरे नाखून और बालों की स्थिति से भी पुष्टि मिली। पूरा क्षेत्र घटना के निशानों से भरा हुआ था। ऊपरी वस्त्र अपनी जगह पर थे, लेकिन अंतः वस्त्र गायब थे। इसके अलावा वहां सरू की शाखाएं पाई गईं, जो छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई थीं, जो अजीब था क्योंकि इस क्षेत्र में कोई सरू नहीं उगते। इन प्रयासों के बावजूद जांचकर्ताओं को कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले। दुखद समाचार के साथ जांचकर्ता वैलेरी के परिवार के पास पहुंचे, जिन्होंने कुछ घंटे पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन समाचारों को बड़ी उदासी के साथ प्राप्त किया गया। विशेष रूप से मिशेल ने इसे महसूस किया। सबूत मिलने के तुरंत बाद जांच शुरू हो गई और समय बर्बाद नहीं किया गया। जब ज्वाला परिवार की भावनात्मक स्थिति स्थिर हुई तो सूचना एकत्र करना शुरू हुआ। परिवार ने बताया कि वैलेरी 8 बजे के आसपास अपनी दोस्त अन्ना और अपने चचेरे भाई रॉबर्ट के साथ एक नए साल की पार्टी में गई थी। यह आखिरी बार था जब उसे उसके परिवार ने देखा था। हालांकि 1 जनवरी 2003 की सुबह 1 बजे के आसपास उसने घर पर फोन किया और अपनी मां को बताया कि उसने अपने 2 दोस्तों को, जो शराब पीने में अति कर गए थे, घर छोड़ दिया था और जल्द ही लौट आएगी। कुछ चिंता के बावजूद वैलेरी के माता पिता सोने का फैसला किया, यह मानते हुए कि उनकी बेटी दोस्तों की संगति में बस समय भूल गई थी और जल्द ही लौट आएगी। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने वैलेरी के पिता केविन से पूछताछ के बाद पता लगाने की कोशिश की
कि क्या किसी ने लड़की को कोई नुकसान पहुंचाने की इच्छा जताई हो सकती है। केविन ने जोर देकर कहा कि उसकी बेटी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वह अत्यंत दयालु आत्मा थी। शुरुआती जानकारी एकत्र करने के बाद जांचकर्ताओं ने अपनी कोशिशों को नए साल की पार्टी की परिस्थितियों को स्पष्ट करने पर केंद्रित किया, जिसमें वैलेरी ने भाग लिया था। उन्होंने उसके दोस्तों से पूछताछ करके उस रात उसकी गतिविधियों की समय रेखा बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने डेनिस से संपर्क किया, फिर अन्ना से, जिसने बताया कि वे वैलेरी और रॉबर्ट के साथ 31 दिसंबर 2002 की रात को 10:30 बजे पार्टी में पहुंचे थे। पार्टी सामान्य रूप से चली। पेय, भोजन, नृत्य, संगीत। अन्ना ने अधिक पीने के बाद वैलेरी से उसे घर छोड़ने के लिए कहा। सैमुअल पुएब्लो, जो दोस्तों में सैमी के नाम से जाना जाता है, फिल्मोर स्कूल का एक छात्र और वैलेरी की बहन जेसिका का सहपाठी, ने भी घर छोड़ने के लिए कहा। लड़की ने सहमति जताई और तीनों पार्टी से रात 2 बजे के आसपास चले गए। इसलिए ठीक उसी समय जब वैलेरी ने अपनी मां को फोन करके अपनी योजनाओं के बारे में बताया था। हालांकि अन्ना बहुत नशे में थी, वह याद कर सकती थी कि वैलेरी ने उसे घर छोड़ दिया था और सैमी के साथ चली गई थी। उसने कहा कि लड़की का इरादा था कि वह अपने पूर्व प्रेमी इसाक फ्लोरेस से मिलेगी, सैमी को छोड़ने के बाद, और सुबह अपनी कार वापस लाएगी। सुबह के 1 जनवरी को अन्ना ने देखा कि उसकी कार उसके घर वापस नहीं लाई गई थी। तो तुरंत उसके काले 4 द्वार टोयोटा कोरोला को खोजने का लक्ष्य निर्धारित किया, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते थे। सभी स्थानीय पुलिस स्टेशन खोज के बारे में सूचित किए गए थे। जब पुलिस कार की तलाश कर रही थी, जांचकर्ता सैमी से मिलने गए ताकि उस रात के बारे में विवरण प्राप्त किया जा सके। सैमी ने पुष्टि की कि वैलेरी ने उसे घर पहुंचाया था और बताया कि उसने वैलेरी को अपने घर के सामने विदाई देने के बाद नहीं देखा था। उसने यह भी जोड़ा कि वैलेरी ने अपने पूर्व प्रेमी आइजैक से मिलने का योजना बनाया था। जांच के हिस्से के रूप में जांचकर्ताओं ने उस पार्टी के प्रतिभागियों से पूछताछ की जहां वैलेरी थी और आयोजन के वीडियो फुटेज देखे। एक वीडियो में वैलेरी को खुशी खुशी रसोई में अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए देखा गया। उसके दोस्तों से पूछताछ के बाद जांचकर्ताओं को पता चला कि आइजैक वैलेरी से थोड़ा बड़ा था और उनके बीच कुछ असहमति रही थी, क्योंकि वैलेरी ने उस रात आइजैक से मिलने का वादा किया था और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था। जांचकर्ताओं ने आइजैक को संभावित संदिग्धों की सूची में डालने का निर्णय लिया। जांच जारी रही, अन्ना की कार खोजने और वैलेरी के लापता होने के कारणों का पता लगाने के लिए। जांच के दौरान जांचकर्ता धीरे धीरे आइजैक फ्लोरेस के ठिकाने का निर्धारण करने पर केंद्रित हो गए, लेकिन उनकी सटीक पता लगाने से पहले एक फोन कॉल ने उनका ध्यान बदल दिया, जिसने उनके काम की दिशा बदल दी। 2 जनवरी 2003 को फिल्मोर शहर के एक स्थानीय बाजार की पार्किंग में अन्ना की कार पाई गई। अंदर तनावपूर्ण स्थिति के संकेत दिखाई दिए, जिसने जांचकर्ताओं को उस रात की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाने की अनुमति दी। कार में उन्हें युवा महिला के व्यक्तिगत सामान मिले, जिन्हें महत्वपूर्ण सबूत के रूप में सुरक्षित कर लिया गया। जब जांचकर्ताओं ने आइजैक का पता लगाया तो वे हैरान थे कि वह कार मिलने के स्थान से कुछ ही ब्लॉक दूर रहता था। यह भी पता चला कि सैमी का घर भी इस पार्किंग के पास था। पूरी जांच की कोशिशें अब आइजैक पर केंद्रित हो गईं, उम्मीद करते हुए कि वे कई सवालों का जवाब पा सकें। पूछताछ के दौरान आइजैक ने बताया कि वैलेरी ने उसे अपने गायब होने की रात उसे कई बार फोन किया था, नया साल की शुभकामनाएं देने और उससे मिलने का इरादा बताने के लिए। आइजैक के अनुसार वह उस रात उसके घर नहीं आई थी। हालांकि जांच ने पुष्टि की कि वैलेरी ने पार्टी छोड़ने से पहले वास्तव में आइजैक को फोन किया था। वे अभी भी संदेह में थे कि वह उसके घर पहुंची थी या नहीं। यदि आइजैक वास्तव में इस अप्रिय घटना में शामिल होता तो जांचकर्ताओं को अपने संदेह की पुष्टि के लिए और सबूतों की आवश्यकता होती। परिणाम स्वरूप आइजैक को मुक्त रखा गया, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में निगरानी में रहा। नए साल की शुरुआत में 4 जनवरी 2003 को
विशेषज्ञों ने प्रस्तुत किए गए सबूतों के विश्लेषण को पूरा किया और उनके परिणाम जांचकर्ताओं को भेजे। रिपोर्ट ने उस घटना के स्थान से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया जो दूसरे स्थान पर हुआ था और सबूतों को बिना निशान के एक कंक्रीट निकासी प्रणाली में समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा लार पाई गई जिसे डीएनए विश्लेषण के लिए एक फॉरेंसिक लैब में भेजा गया, लेकिन इसे ज्ञात डीएनए नमूने से मिलाना मुश्किल साबित हुआ। जांच ने अनुमान लगाया कि सबूतों पर आइजैक नामक व्यक्ति का डीएनए हो सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को पुष्टि करने के लिए उसकी डीएनए का नमूना आवश्यक था, जिसे बिना महत्वपूर्ण सबूत के प्राप्त करना कठिन था। जांच के दौरान पुलिस को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता थी और उसने वैलेरी के मामले की जानकारी देने के लिए $1000 का इनाम रखा। थोड़े ही समय बाद जांचकर्ताओं को एक गवाह का फोन आया जिसने जांच को काफी आगे बढ़ाया। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उसने वैलेरी के मिलने के दिन अपनी पत्नी के साथ गुजरते हुए एक युवक को एक पुराने वैन के पास खड़ा देखा। वह व्यक्ति, जो औसत से थोड़ा मोटा था, सड़क किनारे खुले वाहन के दरवाजे के पास खड़ा हुआ उन्हें संदिग्ध लगा। जांचकर्ताओं ने जल्द ही गवाह के साथ एक पुलिस चित्रकार का मिलन आयोजित किया ताकि देखे गए व्यक्ति का चित्र तैयार किया जा सके। जैसे ही पोर्ट्रेट तैयार हुआ, इसे फिल्मोर और आसपास के क्षेत्रों में सभी पुलिस स्टेशनों में वितरित किया गया। जनता की चिंता हर दिन बढ़ रही थी, क्योंकि यह विचार कि अपराधी अभी भी मुक्त था नागरिकों को परेशान कर रहा था। एक और दिन बीत गया और जांचकर्ताओं को एक और सुराग मिला। यह एक जोड़े से आया जिसने एक नववर्ष की पार्टी के बाद सुबह सुबह एक बार छोड़ी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बार छोड़ते समय अन्ना की काली सेडान के पास एक असामान्य दृश्य देखा जो बाजार के पास खड़ी थी। सुबह के समय और अंधेरे के बावजूद वे लगभग 20 साल के एक युवा व्यक्ति को कार के पास खड़े देखा जिसकी कदकाठी मजबूत थी। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात थी उस व्यक्ति की जैकेट, बीच में काले रंग की और बाहें हल्की, संभवतः ग्रे रंग की थीं। यह विवरण जांचकर्ताओं के अनुमानों की पुष्टि करता था, गवाह के बयान के आधार पर कि उन्होंने संभवतः उसी व्यक्ति को देखा था। जैकेट ने संदिग्धों की संख्या को सीमित करने में मदद की, लेकिन इस युवा व्यक्ति का नाम एक रहस्य बना रहा। घंटों की कोशिशों के बावजूद जांचकर्ता उसकी पहचान निर्धारित नहीं कर सके और वैलेरी के साथ की घटना एक ठहराव पर पहुंच गई। जब जांचकर्ताओं को लगा कि मामला अटक गया है, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने अंधेरे में रोशनी डाली। 6 जनवरी 2003 को एक जांचकर्ता छुट्टी से लौटा जो प्रारंभिक जांच के दौरान अनुपस्थित था। उसे मामले की नवीनतम जानकारी दी गई और सैमी का उल्लेख उसे एक पूर्व घटना की याद दिलाया जब उसने सैमी के एक मामूली अपराध की जांच की थी। जांचकर्ता के अनुसार सैमी रात में किसी और के घर गया और कुछ चीजें ले गया। उसने उनमें से कुछ चीजें रख लीं और बाकी को सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च के पिछले पार्किंग में एक कूड़ेदान में फेंक दिया। इस ज्ञान के साथ कि अपराधी अक्सर अपनी हरकतें दोहराते हैं, जांचकर्ताओं ने उसी स्थान की जांच करने का निर्णय लिया। 8 जनवरी 2003 को टीम चर्च पहुंची और वैलेरी के मामले से जुड़े संभावित सबूतों की तलाश शुरू की जो अपराधी द्वारा छोड़े गए हो सकते थे। कूड़ेदान और पार्किंग में महिला के कपड़े और सहायक उपकरण मिले, जिनमें एक जोड़ी काले सुरुचिपूर्ण महिला पतलून और एक झुमका शामिल था जो वैलेरी का था। इसके अलावा वहां 2 अलग अलग आकार के जूते के निशान और सरू की टहनियां मिलीं जो पहले अन्य सबूतों में पाई गई थीं। सभी मिले सामग्रियों को डीएनए विश्लेषण के लिए भेजा गया। हालांकि प्रारंभ में संदेह इसाक पर था, अधिकतर सबूतों ने सैमी की संभावित भागीदारी की ओर इशारा किया। अगली सुबह जांचकर्ता सैमी के घर पहुंचे, उससे फिर से पूछताछ के लिए। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें नई जानकारी मिलेगी, लेकिन युवक ने केवल वही पुष्टि की जो पहले से ज्ञात था। इससे जांचकर्ताओं को कठिनाई हुई क्योंकि सैमी ने आगे की जानकारी देने में संकोच किया। 3 हफ्ते बाद डीएनए विश्लेषण के परिणाम आए, जिसमें दिखाया गया कि चर्च में मिले झुमके और कपड़े वैलेरी के थे। इससे पुलिस को सैमी के खिलाफ गंभीर कदम उठाने का आधार मिला, जिसमें डीएनए नमूना लेना भी शामिल था। जब पुलिस के पास तलाशी वारंट के लिए पर्याप्त सबूत थे, तो उन्होंने आसानी से सैमी के घर प्रवेश किया। तलाशी के दौरान
जांचकर्ताओं ने फिंगरप्रिंट और डीएनए नमूने लिए और सैमी से नए साल की पार्टी में पहने गए जूते मांगे। आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने जूते बिना किसी आपत्ति के दे दिए। घर की तलाशी में जांचकर्ताओं को कई गुप्त स्थान मिले जिनमें व्यक्तिगत वस्तुएं थीं जो मालिक के अप्रत्याशित पहलुओं को उजागर करती थीं। बेडरूम में उन्होंने महिलाओं के कपड़े और कई मोबाइल फोन के साथ छिपे हुए स्थान पाए जो समुदाय की महिलाओं के थे। उन्होंने बताया कि ये फोन उनके बैग और बेडरूम से सोते समय गायब हो गए थे। एक समय में जांचकर्ताओं ने सैमी को एक खुले बातचीत के लिए बाहर ले जाया। उन्होंने उससे वैलेरी के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछा। क्या वे करीबी थे या सिर्फ दोस्त? सैमी ने किसी भी रोमांटिक संबंध को सख्ती से नकार दिया। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उससे पूछा कि क्या उसकी डीएनए वैलेरी पर पाई जा सकती है, जब उसने एक और दोस्त को घर छोड़ा था तो उसने अचानक अपना बयान बदल दिया। उसने कबूल किया कि उन्होंने दूसरे दोस्त को छोड़ने के बाद सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च के पार्किंग में रुककर एक मधुर क्षण साझा किया था। जांचकर्ताओं के संदेह उभरे जब सैमी ने घटना का अपना संस्करण दिया जिसमें उसने दावा किया कि वैलेरी ने बच्चों को छोड़ने के बाद अपने पूर्व से मिलने की योजना बनाई थी। उसकी कहानी उन्हें अविश्वसनीय लगी और उन्होंने उसकी सच्चाई की जांच के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया। बातचीत के दौरान सैमी स्पष्ट रूप से घबराया हुआ दिखा, जिस पर जांचकर्ताओं ने उसके हालचाल के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया कि उसे ठंड लग रही है। एक जांचकर्ता घर के अंदर गया और कोट रैक से एक जैकेट लेकर आया जिस पर छाती पर एक गहरा दाग और हल्के भूरे रंग की आस्तीनें थीं जो संदिग्ध की थी। जैकेट के ऊपरी हिस्से पर लाल धब्बे ने अतिरिक्त संदेह पैदा किया, लेकिन तथ्यों की पुष्टि के लिए डीएनए विश्लेषण के परिणामों की आवश्यकता थी जो अभी भी प्रतीक्षित थे। इस बीच लैब से पुष्टि आई कि सैमी के जूते के निशान महत्वपूर्ण सबूतों पर पाए गए निशानों से मेल खाते थे। इससे उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति का संकेत मिला, लेकिन आरोप लगाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। कई महीनों के इंतजार के बाद डीएनए विश्लेषण के परिणामों ने आखिरकार पुष्टि की कि सबूतों पर मिले थूक के निशान सैमी के थे। निर्णायक सबूत थे उसकी जैकेट पर लाल धब्बे जो वैलेरी के थे। 3 जून 2003 को सैमी को गिरफ्तार किया गया। अदालत की सुनवाई 9 जुलाई 2004 को हुई। जांचकर्ताओं ने अपने आरोपों में दावा किया कि सैमी ने चर्च के पार्किंग में अनुचित हरकत की, जिसके बाद उसने भौतिक सबूतों को एक कंक्रीट ड्रेनेज सिस्टम में छिपा दिया। उनकी कहानी के अनुसार सैमी ने उसे अधिक ध्यान देना शुरू किया, लेकिन उसकी अस्वीकृति के बाद उसका व्यवहार चिंताजनक हो गया। वैलेरी ने इस स्थिति से बचने की कोशिश की, कार से बाहर निकली और चर्च की ओर जाने लगी, लेकिन सैमी ने उसका पीछा किया और जमीन पर निशान छोड़ दिए। अंततः एक अप्रिय घटना हुई। इसके बाद उसने कपड़े और अन्य वस्त्र इकट्ठा किए और उन्हें चर्च के पीछे एक कंटेनर में छोड़ दिया। उसका निवास स्थान दूर नहीं था। वह घर गया, एक वाहन लाया और सबूतों को कंक्रीट की खाई में फेंक दिया। ठीक उसी समय उसे एक जोड़े ने देखा जो बार में एक पार्टी से लौट रहे थे। बाद में सैमी चर्च के पार्किंग में लौटा, अन्ना की कार ली और उसे बाजार की पार्किंग में छोड़ दिया, जहां उसे अन्य गवाहों ने देखा। सैमी के खिलाफ मुकदमा लगभग 1 महीने तक चला और आखिरकार उसे 2 अगस्त 2004 को प्रथम श्रेणी के गंभीर अपराध का दोषी पाया गया और बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस फैसले से वैलेरी के परिवार और दोस्तों को कुछ राहत मिली, हालांकि इससे स्वाभाविक रूप से घटी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।